नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण होता है। बिल्कुल। आज शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 हम इसी जिज्ञासा के साथ एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर क्यों हाल के बरसों में विज्ञान के क्षेत्र में भारत को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पा रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए काफी अहम हो सकती है। मेंस के नजरिए से ये एक जरूरी समसामयिक विषय है और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ अहम बातें मिल सकती हैं। और हाँ, आम जानकारी बढ़ाने के लिए भी ये दिलचस्प है। सही है। हम आज द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख इंडियाज नोबेल क्वेस्ट फंडामेंटल रिसर्च इम्पेरेटिव्स के आधार पर ये गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारा मकसद है इस लेख के तर्कों को समझना, विश्लेषण करना और ये देखना कि भारत के वैज्ञानिक शोध सिस्टम में क्या चुनौतियां हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। बिल्कुल, एक जरूरी विश्लेषण है ये। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, खासकर यूपीएससी या विज्ञान से जुड़ा, तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। हाँ, सवाल जरूर पूछें। इस विश्लेषण में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर हमें सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं और इन्हें दुनिया में इंसानी उपलब्धि का शिखर माना जाता है। हाँ, सर्वोच्च सम्मान है। पर भारत का रिकॉर्ड देखें तो थोड़ी, कह सकते हैं, निराशा होती है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, 1000 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार बंट चुके हैं और भारत के हिस्से में सिर्फ 5 आए हैं। सिर्फ 5? और पिछले करीब 1 दशक से तो कोई नोबेल मिला ही नहीं है। विज्ञान में तो, जैसा आपने कहा, आजादी के बाद से एक भी नहीं। एक भी नहीं? हर साल उम्मीदें जगती हैं, कुछ नाम हवा में आते हैं, पर नतीजा वही रहता है। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक तो है ही। अक्सर ये सुनने में आता है कि शायद ये पश्चिम का दबदबा है या कोई भेदभाव होता है, यूरोसेंट्रिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है, या जैसा ये लेख इशारा कर रहा है, दिक्कतें कहीं ज्यादा गहरी हैं हमारे अपने सिस्टम के अंदर? देखिए, लेख का झुकाव उसी तरफ है कि असली समस्याएं हमारे अपने सिस्टम में हैं। नोबेल पुरस्कार खासकर विज्ञान में अक्सर मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च पर जोर देते हैं। फंडामेंटल रिसर्च? हाँ, वो खोजें जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं, जिनका शायद तुरंत कोई एप्लीकेशन न दिखे। जैसे भौतिकी में ही देख लें, लगभग हर 4 में से 3 नोबेल मौलिक विज्ञान को मिले हैं। अच्छा। किसी नई मशीन या तकनीक को नहीं। नहीं, ज्यादातर नहीं। यही वो रिसर्च है जो आगे चलकर बड़ी तकनीकी क्रांतियों की नींव रखती है। और ये उन क्षेत्रों को भी सम्मान देता है जहां शायद इंडस्ट्री से सीधा पैसा, मौद्रिक प्रोत्साहन कम हो। व्यवस्था कहीं ना कहीं बुनियादी विज्ञान और मौलिक शोध के विचार को उतना महत्व नहीं देती। बिल्कुल, और ये दिखता भी है। अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा कुछ ही संस्थानों तक सीमित है, जैसे CFTIs, ISERs, IISc, TFR, HRI। हाँ, ये गिने चुने नाम है। देश का लगभग 70% रिसर्च आउटपुट इन्हीं संस्थानों से आ रहा है। 70%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। जी। और समाज में भी एक आम सोच है कि भाई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री ज्यादा जरूरी है। बुनियादी विज्ञान को लोग अक्सर सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री मानते हैं या किसी और करियर का क्या कहते हैं, दरवाजा। हाँ, ये तो है। कई बच्चे जो बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बिल्कुल, वो आगे चलकर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में चले जाते हैं। शायद वो माहौल, वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। और फिर स्वायत्ता और फंडिंग का मसला। सरकारी फंडिंग मिलती तो है, पर अक्सर UGC या दूसरे सरकारी विभागों के पुराने नियम कायदे, हाँ, और कभी-कभी राजनीतिक मजबूरियां, वो इन टॉप संस्थानों की आजादी में रुकावट बनती है। मौलिक शोध के लिए जो खुलापन चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है राज्य विश्वविद्यालयों की हालत। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। राज्य विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभागों का तेजी से पतन यूपीएससी मेंस के लिए भी ये एक अहम बिंदु हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर बात करते हुए। और दुखद इसलिए भी है क्योंकि इतिहास देखें तो इन्हीं विश्वविद्यालयों ने बड़े वैज्ञानिक दिए हैं। CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज कहाँ की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अच्छा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में DD पंत जैसे भौतिक शास्त्री थे। KS वाल्दिया जैसे भूविज्ञानी जिन्होंने सरस्वती पैलियो चैनल्स पर काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो मेघनाद साहा जैसे दिग्गजों का गढ़ था। लेकिन आज क्या स्थिति है? लेख के अनुसार ये विश्वविद्यालय अपनी पुरानी शान की बस एक परछाई बनकर रह गए हैं। हाँ, बिल्कुल। न पैसा है, न अच्छे शिक्षक। एक आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। देश के करीब 3.5 लाख कॉलेज यूनिवर्सिटी फैकल्टी में से सिर्फ 60% के पास डॉक्टरेट है।
सिर्फ 60%। अरे जी। और जिन्हें शोधकर्ता माना जाता है उनमें भी कईयों के पास जरूरी रिसर्च ट्रेनिंग नहीं है। और पैसे के इस्तेमाल का भी अजीब हाल है। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज कहते हैं फंड कम है, और दूसरी तरफ आधे राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मिले हुए अनुदान का 50% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट की नाकामी है या इच्छा शक्ति की कमी, कहना मुश्किल है। जबकि दुनिया में देखें तो जैसे टोरंटो यूनिवर्सिटी, एक प्रांतीय सरकारी यूनिवर्सिटी, 13 नोबेल विजेता उनसे जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। यूरोप में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। मतलब सरकारी विश्वविद्यालय भी टॉप क्लास रिसर्च सेंटर बन सकते हैं। और भारत जैसे देश में जहां 2021-22 में बीएससी में ही करीब 50 लाख छात्र थे। हाँ, इतनी बड़ी संख्या। वहां सिर्फ कुछ केंद्रीय संस्थानों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। हमें राज्यों में जमीनी स्तर पर मजबूत संस्थानों की सख्त जरूरत है। निश्चित रूप से एक विकेंद्रीकृत मजबूत ढांचा चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा जो लेख उठाता है वो है क्वालिटी पर क्वांटिटी का हावी होना। पीटर हिग्स का वो मजाक वाला बयान याद है? हाँ, कि वो आज के सिस्टम के लिए पर्याप्त प्रोडक्टिव नहीं होते। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कितने पेपर छापे, कितने नंबर आए, इस पर ज्यादा जोर है, बजाय इसके कि शोध में नयापन कितना है। ये समस्या पूरी दुनिया में है, पर भारत में शायद थोड़ी ज्यादा है। आंकड़े देखिए, 2017 से 2022 के बीच भारत में करीब 13 लाख अकादमिक पेपर छपे। 13 लाख बहुत ज्यादा हैं। हाँ, दुनिया में चौथे नंबर पर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब हम साइटेशंस देखते हैं, मतलब कितने दूसरे शोधकर्ताओं ने उन्हें अपने काम में इस्तेमाल किया, तो हम चीन से लगभग आधे पर हैं, दुनिया में 9वें नंबर पर। ओहो, मतलब पेपर तो हम खूब छाप रहे हैं, पर दुनिया उन्हें उतना महत्व नहीं दे रही। क्यों? लेख कुछ गंभीर वजह बताता है। एक तो है ये साइटेशन रिंग्स का मामला, नकली साइटेशन। ये क्या होता है? मतलब कुछ शोधकर्ता आपस में मिलकर एक दूसरे के पेपर्स को बेवजह साइट करते हैं ताकि नंबर बढ़ जाएं। और चिंता की बात यह है कि इसमें हमारे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के लोग भी शामिल पाए गए हैं। ये तो अकादमिक बेईमानी है। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है भारत से छपने वाले पेपर्स और जर्नल्स की क्वालिटी। अफसोस की बात है कि हम आज तक दुनिया के स्तर का 8 भी टॉप जर्नल खड़ा नहीं कर पाए ना, साइंस में ना इकोनॉमिक्स में। क्या बात कर रहे हैं? सीवी रमन ने भी तो एक जर्नल शुरू किया था। हाँ, 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। आज वो Q3 जर्नल है। मतलब अकादमिक दुनिया में औसत से भी नीचे। इकोनॉमिक्स के जर्नल्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और पेपर्स वापस लिए जाने, मतलब रिट्रैक्शंस के मामले में भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ये किस बात का संकेत है? हाँ, जब कोई पेपर गंभीर गलतियों या धोखाधड़ी की वजह से वापस लिया जाता है तो ये अकादमिक फ्रॉड का एक पैमाना माना जाता है। और भारत इस मामले में टॉप देशों में है। अरे, स्टैनफोर्ड की एक स्टडी बताती है कि दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल भारतीय शोधकर्ताओं में से लगभग 9% के पेपर वापस लिए गए हैं। ये किसी भी देश से ज्यादा है। 9%? ये तो बहुत गंभीर आंकड़ा है। मतलब क्वालिटी पर फोकस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी आएगी कहाँ से बिना पर्याप्त संसाधन के? और यहीं पर वो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, पैसा। लेख कहता है मनी मैटर्स। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% R&D पर खर्च करता है। हाँ, सिर्फ 0.65%। और इसकी तुलना अगर अमेरिका से करें जो 3.42% करता है। कितना बड़ा अंतर है। हाँ, और अगर कुल रकम देखें तो नोबेल जीतने वाले टॉप देशों के मुकाबले हमारा खर्च लगभग 40 गुना कम है। क्या हम वाकई टॉप लेवल रिसर्च के लिए गंभीर हैं? ये सवाल तोड़ता है। और जो ये 0.65% खर्च हो भी रहा है, ये जाता कहाँ है? क्या ये सीधे मौलिक शोध करने वाले संस्थानों तक पहुंचता है? यही एक और मुश्किल है। इस खर्च का करीब 63.6% सरकार से आता है, 36.4% प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है। लेकिन सरकारी पैसे का भी लगभग आधा हिस्सा बड़ी सरकारी एजेंसियों को चला जाता है, DRDO, DOS, DAE, ICAR वगैरह। अच्छा। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, HEIs, जहां असल मौलिक शोध होना है, उन्हें इस पूरे फंड का महज 8.8% ही मिल पाता है। बस 8.8%? अरे बाप रे। इसकी तुलना अगर किसी बड़े विदेशी संस्थान से करें, लेख में MIT का जिक्र था। हाँ, वो आंकड़ा आंखें खोलने वाला है। 2021-22 में भारत के सारे IITs को मिलाकर कुल सरकारी फंडिंग थी करीब 8,132 करोड़ रुपए। ठीक है, सारे IITs मिलाकर। जबकि अकेले MIT का, जो नोबेल में सबसे आगे है, 2021 का सालाना रेवेन्यू ही करीब $4 बिलियन था। मतलब लगभग 33,000 करोड़ रुपए। क्या मतलब हमारे सारे IITs की कुल फंडिंग अकेले MIT के रेवेन्यू का सिर्फ 1/4? हाँ, करीब करीब।
ये दिखाता है कि टॉप रिसर्च के लिए निवेश में कितना बड़ा फर्क है। जाहिर है इस कम फंडिंग का असर रिसर्च के साधनों पर पड़ता होगा। बिल्कुल। नतीजा, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कमजोर हैं। एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। दुनिया के टॉप 500 में भारत के सिर्फ 6 हैं। सिर्फ 6? और अमेरिका, चीन? अमेरिका के 175 और चीन के 45। इसका मतलब है कि हमारे टॉप संस्थानों में भी जटिल गणनाओं वाले शोध में लंबा इंतजार करना पड़ता है, काम धीमा हो जाता है। और जो युवा इस रास्ते पर आना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर, उनके लिए क्या है? स्कॉलरशिप, तनख्वाह? दुर्भाग्य से यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। JRF स्कॉलरशिप महीने की 31,000-37,000 रुपए है, जबकि यूरोप में ये करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के बराबर है और अमेरिका में 2 से 2.5 लाख रुपए। इतना ज्यादा अंतर? जी, PMRF एक अच्छी कोशिश है, पर उसमें भी सीमाएं हैं और पैसा इंडस्ट्री के मुकाबले कम है। और PhD के बाद अकादमिक नौकरी में तनख्वाह भी अमेरिका जैसे देशों का 5वां हिस्सा ही होती है। ऐसे में बेहतरीन टैलेंट को रोकना या आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी एक पहलू है UPSC के लिहाज से। ये सब सुनकर तो लगता है कि चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन क्या कुछ उम्मीद की किरण भी है? क्या कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब निराशाजनक है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने हाल के वर्षों में रिसर्च इकोसिस्टम को सुधारने में नई दिलचस्पी दिखाई है, योजना और निवेश दोनों स्तरों पर। अच्छा, किस तरह की पहले? कुछ बड़ी केंद्रित पहले शुरू हुई हैं, जैसे नेशनल क्वांटम मिशन NQM। हाँ, सुना है इसके बारे में। भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला INO और अमेरिका के साथ मिलकर PIP2 पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट। ये बड़े विज्ञान के प्रोजेक्ट हैं। ये मौलिक और अनुप्रयुक्त दोनों तरह के शोध में मदद करेंगे? जी बिल्कुल। इसके अलावा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, जो संसद के कानून से बना है, वो भी एक अहम कदम है। उम्मीद है कि ये रिसर्च की प्लानिंग, फंडिंग, निगरानी के लिए एक साफ रोड मैप देगा। और इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग, इस पर भी आजकल काफी जोर है। क्या इसका असर दिखता है? हाँ, निश्चित रूप से। हाल के नोबेल पुरस्कार देखें तो ये साफ है। 2024 का केमिस्ट्री नोबेल DeepMind, जो गूगल की AI कंपनी है, उसके शोधकर्ताओं को मिला। अच्छा। 2025 का फिजिक्स नोबेल जीतने वालों में एक गूगल क्वांटम AI लैब के चीफ साइंटिस्ट थे। तो अब बड़ी खोजें अक्सर इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के तालमेल से हो रही हैं। भारत में इस दिशा में क्या हो रहा है? प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने इंडस्ट्री में R&D को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की बात कही है। 1 लाख करोड़? हाँ, और IIT कानपुर, मद्रास वगैरह में रिसर्च पार्क बने हैं, जिनका मकसद यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को जोड़ना है। तो लेख के अनुसार भारत को नोबेल के लिए 3 चीजें चाहिए: मजबूत संस्थान, लगातार और अच्छी फंडिंग, और हमारी युवा आबादी का सही इस्तेमाल। एकदम सही। मजबूत संस्थान, सस्टेन्ड हाई फंडिंग और डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग। आज के युवा ही कल का भविष्य है। हाँ। लेख एक और दिलचस्प सुझाव देता है कि हमें अपने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को पब्लिक में हीरो बनाना चाहिए। हीरो बनाना चाहिए? कैसे? जैसे स्पेन में होता है। वहां मेट्रो स्टेशन, चौराहे, स्कॉलरशिप वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। उनकी खोजों को आर्टवर्क के जरिए पब्लिक स्पेस में दिखाया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे न सिर्फ सम्मान मिलेगा, बल्कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। बिल्कुल, वैज्ञानिक सोच को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक तरीका। तो अंत में लेख का निष्कर्ष क्या है? भारत का नोबेल का इंतजार कैसे खत्म होगा? लेख का सार यही है कि भारत अगर ग्लोबल आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसे समझना होगा कि मौलिक अनुसंधान के बिना ये लक्ष्य बहुत मुश्किल है। भले ही इसका नतीजा तुरंत ना दिखे। हाँ, भले ये लंबे समय तक अदृश्य रहे, पर यही वो नींव है जिस पर तकनीकी संप्रभुता, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी खड़ी होती है। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी भारत का एक बड़ा योगदान होगा, जो हमारे इतिहास और संस्कृति से भी मेल खाता है। लेख का मानना है कि अगर हम इन सब पर काम करें, संस्थान, फंडिंग, क्वालिटी, वैज्ञानिक सोच, तो आने वाले दशकों में नोबेल का इंतजार जरूर खत्म हो सकता है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि भारत में विज्ञान के नोबेल की कमी के पीछे सिर्फ बाहरी कारण नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की कई परतें जिम्मेदार हैं। मौलिक शोध पर कम ध्यान, राज्यों के विश्वविद्यालयों की हालत, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर जोर, और सबसे बड़ी बात, रिसर्च के लिए पैसों की कमी। UPSC अभ्यर्थी इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी देखा कि उम्मीदें बाकी हैं,
सरकार की नई पहलें, इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग की बढ़ती संभावना और सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा पीढ़ी। अगर इन्हें सही माहौल और संसाधन मिलें तो तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। लेख ने संस्थानों और फंडिंग की बात की, जो बहुत जरूरी है, पर क्या समाज में रिसर्च के प्रति नजरिया बदलना भी उतना ही जरूरी नहीं? एक ऐसा माहौल बनाना जहां नाकामी को भी सीखने का हिस्सा माना जाए, ताकि वैज्ञानिक जोखिम लेने से न डरें। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। रिस्क टेकिंग को कैसे प्रोत्साहित किया जाए? सोचिए, स्कूली शिक्षा के स्तर पर ऐसा क्या बदल सकते हैं जिससे बच्चों में सवाल पूछने और कुछ नया आजमाने का हौसला बढ़े? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी सवाल या विचार हों, खासकर यूपीएससी या विज्ञान से जुड़े, उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय पर गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।